अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सीज फायर ख़त्म, MOU रेज़ा रेज़ा और ट्रंप कांग्रेस को ये बता बैठा है कि अमेरिका अब ईरान के साथ बाकायदा जंग में है। जी हाँ, और जो कतर है जिसने महीनों तक सालसी का किरदार निभाया था, अब वो भी हाथ उठा लेता है। बहुत कुछ हो चुका है इन चंद घंटों के अंदर, लेकिन सिर्फ एक मुल्क अभी भी है जो इन दोनों को मेज़ पे लाने की कोशिश कर रहा है, और वो है पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, कतर क्या कर रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अब ये जंग जो दोबारा शुरू हो चुकी है, इसमें असल अग्रेसर जा रहे कौन है? ये जंग कहां पर जाके खत्म होने वाली है? अब की बार अमेरिका का टारगेट कौन होगा? और उससे भी बड़ा सवाल, इस जंग में असल नुकसान किसका हो रहा? क्योंकि जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है और जो हकीकत है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आज मैं आपको वो हकीकत दिखाऊंगा। तो चलिए आगाज करते हैं। उससे पहले दरख्वास्त ये रहती है कि YouTube पर तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप अगली वीडियो मिस कर देंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब वैसे भी जंग का आगाज हो चुका है। फेसबुक पर अगर आप मुझसे बराह रास्त कॉल पर बात करना चाहते हैं तो वहां पर आपने पेज को सिर्फ फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है। तो पहले समझिए कि हुआ क्या। साउथ एशिया इंडेक्स की रिपोर्ट है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर खत्म हो चुका है, और पॉलिटिको के मुताबिक ट्रंप ने अमेरिकन कांग्रेस को यह बता दिया है, इत्तला दे दी है कि अमेरिका ईरान के साथ जंग में है। ये इत्तला क्यों अहम है? वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए। अमेरिकन कानून के मुताबिक सदर बगैर कांग्रेस की मंजूरी के सिर्फ एक मुख्तसर अरसे तक फौजी कार्रवाई कर सकता है, जंग नहीं, फौजी कार्रवाई कर सकता है। कांग्रेस को इत्तला देकर ट्रंप को 60 दिन मिल जाते हैं बिना किसी मंजूरी के फौजी कार्रवाई करने की मुकम्मल छूट। यानी ट्रंप को इस वक्त 60 दिन की खुली छुट्टी हासिल। और कतर जो महीनों से ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी करा रहा था, उसने अपने आप को इस किरदार से अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि जो मौजूदा तनाज़ा दोबारा से शुरू हुआ है MOU के बाद, सीज फायर के बाद, ईरान ने कतर पर दोबारा बमबारी की है। और इस सवाल का जवाब मैं आपको आगे चल के दूंगा कि ऐसा मुल्क जो कि एक तरह से ईरान का साथी बन गया था, ईरान का हमदर्द बन गया था, ईरान ने उस पर बमबारी क्यों की है। और याद रखिए, पहले भी ईरान ने कतर के जो LNG कैरियर्स हैं, जिसमें से एक बड़ा मशहूर था अल रिकायत, उसको निशाना बनाया था। और जब जिस मुल्क की आप सालसी कर रहे हो वो आप पर हमला कर दे तो सालसी मुश्किल हो जाती है, आप खुद उसमें फरीक बन जाते हैं। अब इस पूरे मंजर में सिर्फ एक मुल्क अभी भी दोनों तरफ बातचीत पर, मेज पर लाने पर मजबूर कर रहा है, और वो है पाकिस्तान। ये दिखाता है कि जब बाकी सब किनारा कशी कर रहे हैं तो पाकिस्तान के पास अब पहले से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी हुई है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि इस जंग का असली स्केल क्या होगा। ये कितने बड़े पैमाने पे जाने जा रही है जंग, ये कितने बड़े पैमाने को छुएगी। इस बार ट्रंप ईरान के अंदर कितनी तबाही मचाना चाहता है, इसका जवाब एक पहाड़ में छुपा हुआ है। दोस्तों, अब आप सुन के हैरान होंगे कि यह पहाड़ कौन सा है। 13 जुलाई को ट्रंप ने ह्यू हेविट शो, एक शो है अमेरिका का, उस पर एक बयान दिया। वो कहता है, हम पिक एक्स माउंटेन को तबाह कर देंगे। पिक एक्स माउंटेन, ये आपके सामने तस्वीरें भी इसकी आ चुकी होंगी। ईरानियों को तैयार होने की धमकी भी दे दी ट्रंप ने। और फिर वो कहता है कि हम इसे बहुत करीब से देख रहे हैं, यानी उस पहाड़ को, पिक एक्स जिसका नाम है, वहां कोई सरगर्मी नजर नहीं आ रही, लेकिन हम जल्द ही पिक एक्स पे एक बड़ा हमला करेंगे। अब समझिए पिक एक्स माउंटेन क्या है। ये नतंस के करीब जगरोस पहाड़ों में एक जेरे जमीन न्यूक्लियर साइट है। ये कोई मामूली साइट नहीं है, ये 100 मीटर से ज्यादा गहराई में है, खालिस ग्रेनाइट पहाड़ के नीचे। ग्रेनाइट जो है वो क्या होता है? ग्रेनाइट दुनिया का सबसे सख्त पत्थर माना जाता है, सबसे सख्त चट्टान मानी जाती है। अब समझिए, एक ऐसी तिजोरी जो पहाड़ के अंदर बनी हो, उस तिजोरी के ऊपर 100 मीटर मोटा ग्रेनाइट का पत्थर हो। ये साइट फर्दो, जो ईरान की एक बड़ी अहम न्यूक्लियर साइट है, फर्दो से कई गुना ज़्यादा गहरा और मजबूत है। और फर्दो को खुद अमेरिका सिर्फ मामूली नुकसान पहुंचा सका था अपनी पूरी ताकत से। ये साइट इतनी मजबूत है कि अमेरिका ने 2025 और 2026 के हमलों में भी इसे निशाना बनाने से गुरेज किया था। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर माहिरीन ये कहते हैं कि इसे सिर्फ एक छोटे न्यूक्लियर हमले से ही तबाह किया जा सकता है, और उसमें भी कामयाबी यकीनी नहीं है।
अब सोचिए, आम बॉम्ब उस पहाड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जब ट्रंप कहता है कि वो पिक एक्स को तबाह करेगा, तो सवाल ये उठता है कि इसके लिए क्या वो एक छोटा न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करेगा? क्या ईरान पर एक महदूद पैमाने का न्यूक्लियर हमला हो सकता है? और अगर ऐसा हुआ नाजरीन, खुदा ना खास्ता, तो पूरे खत्ते को एक नई सतह पर ले जाएगा, एक ऐसी सतह जहां से फिर वापसी मुमकिन नहीं होगी। यानी ट्रंप जिस तबाही की बात कर रहा है वो मामूली नहीं है, वो पूरे इलाके को एक खतरनाक मोड़ पर ला सकती है। अब आता है सबसे अहम सवाल, इस जंग को दोबारा शुरू किसने किया? असल जा रहे कौन है? एनालिस्ट नजम अली बड़ा अहम एक तीखा सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे हैरानी होती है कि कुछ लोग MOU पढ़े बिना ईरान को बड़ी आसानी से जा रहे करार देते हैं, और फिर वो एक बहुत ही सादा सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि MOU वाजे करता है कि 60 दिन की अबूरी मुद्दत में ईरान हुर्मुज़ से गुजरने वाली ट्रैफिक की सहूलत फराहम करेगा और उसका इंतज़ाम उसके हाथ में होगा। अब वो कहते हैं, अब खुद से एक सादा सवाल पूछे, अगर इंतज़ाम के तहत जहाज पहले ही महफूज गुजर रहे थे, तो अमेरिका ने जहाज़ों को ओमानी जानिब या ओमान की जो पानी की सरहद है उसको इस्तेमाल करने की हौसला अफजाई क्यों की? अब समझिए बहुत गौर से, अगर ईरान के इंतज़ाम में जहाज़ महफूज गुजर रहे थे, कोई मसला नहीं था, तो अमेरिका ने अलग ओमानी रास्ता क्यों बनाया? नजम अली ने खुद जवाब दिया इसका। वो कहते हैं, ईरान का हुर्मुज़ पे असर वाशिंगटन को कभी भी काबिल कबूल नहीं था। सबसे पहले इजराइल ने MOU की रूह को खुलेआम चैलेंज किया, फिर अमेरिका ने भी वैसा ही किया, और फिर वो सबसे खतरनाक नुक्ता, जब ईरान अपने लीडरों को दफन कर रहा था, वाशिंगटन ने हुर्मुज़ में मौजूद सूरत हाल को बदलने की कोशिश की। तेहरान के नुक्ता नज़र से ये एक सुर्ख लकीर पार करने के मुतरादिफ था। अब सोचिए, जब ईरान अपने सुप्रीम लीडर का जनाजा पढ़ रहा था, पूरी दुनिया वहाँ पे अच्छी खासी एक मुसलमानों की तादाद वहाँ पर मौजूद थी, उस वक्त अमेरिका ने हुर्मुज़ में एक चाल चली। यानी नजम अली के मुताबिक असल पहल अमेरिका ने की, और वो भी उस नाजुक वक्त पे जब ईरान सोग में था। लेकिन यहाँ पर सवाल एक और भी उठता है कि ट्रंप इस जंग के लिए इतना बेताब क्यों? ये जब आप हिस्सा जानेंगे तो आपकी न सिर्फ नॉलेज में इजाफा होगा, बल्कि ये आप इंफॉर्मेशन कहीं और भी ट्रांसफर कर सकते हैं कि इस वक्त सीज फायर के पीछे इतना बेताब था ट्रंप, सीज फायर के लिए मिन्नतें कर रहा था, और अब ये जंग के लिए इतना डेस्परेट क्यों है, वो भी चंद दिनों के बाद। इस सवाल का जो जवाब है वो समी हाशिमी के तज़िये में छुपा हुआ है, और ये जवाब बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि जब तक ईरान हुर्मुज़ को निचोड़ता रहेगा, वो तेल की कीमतें बढ़ा सकता है। सुनिए, लफ्ज़ दोहराता हूँ, जब तक ईरान बहर हुर्मुज़ को निचोड़ता रहेगा, वो तेल की कीमतें बढ़ा सकता है, कंट्रोल कर सकता है। और जब तेल महंगा होगा तो अमेरिका में पेट्रोल पंप पे गैस महंगी होगी, यानी तेल महंगा होगा। और जब आम अमेरिकन को गैस यानी तेल महंगा मिलेगा तो वो नाराज़ होगा। और नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हैं। समझिए, मिड टर्म्स वो इलेक्शंस होते हैं जो सदर के 4 साला दौर के दरमियान होते हैं। इसमें कांग्रेस की सीटें तय होती हैं। अगर गैस महंगी रही, अमेरिका में तेल को गैस कहते हैं, अगर गैस महंगी रही और आवाम नाराज रही तो ट्रंप की पार्टी ये इलेक्शंस हार सकती है। और अगर वो कांग्रेस हार गया तो ट्रंप एक लेम डक सदर बन जाएगा, एक बैठी हुई बतख जिसका कोई काम नहीं होता, उसको आसानी से आप मार सकते हैं। लेम डक वो सदर जिसके पास ओहदा तो होगा लेकिन ताकत ना होने के बराबर होगी। यानी ईरान हुर्मुज़ के जरिए ट्रंप की सियासी मुस्तकबिल को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। इसीलिए ट्रंप चाहता है कि ईरान का हुर्मुज़ पे कंट्रोल कमज़ोर हो, इसीलिए उसने ओमानी रास्ता बनाया ताकि तेल की कीमतें गिरें, गैस सस्ती हो और वो सुकून से मुज़ाकरात कर सके। लेकिन ईरान नहीं माना, और इस तरह ईरान ने ट्रंप की सबसे बड़ी कमज़ोरी पकड़ ली। अब समझिए, ईरान सिर्फ फौजी मैदान में नहीं लड़ रहा, वो ट्रंप के जो घरेलू सियासत है उसको निशाना बना रहा है। यह है ट्रंप पे असल वार, और यही उसका सबसे बड़ा पत्ता है ईरान का, जिसको वो देना नहीं चाहता। मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि ईरान वो अरबों डॉलर की जो अनफ्रोजन अकाउंट्स हैं, जो गैर मुंजमद अकाउंट्स उसके हो जाएंगे अगर वो बात मानता रहता है, उस तक को उसने त्याग दिया, लेकिन वो हुर्मुज़ को नहीं जाने देगा।
और इस पूरे तनाव के बीच ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक फप्ती कसी, बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो ट्रंप के पूरे दावे को मजाक बना देती है। अब याद रहे, ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका हुर्मुज़ का गार्डियन बनकर 20% जो टोल है वो लेगा। इससे पहले ट्रंप कहता था कि किसी को हक नहीं है कि बहरे हुर्मुज़ से कोई टोल, कोई चुंगी ले। किसने कहा था कि वो इंटरनेशनल वाटर्स है? अब खुद कह रहा है कि वो 20% टोल लेगा हर जहाज से। अराग़ची ने जाके ट्विटर पे, एक्स पे लिखा, बड़ी मजे की बात, वो कहते हैं पोटस का मतलब होता है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। पोटस बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, जो भी हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की महफूज गुजरगाह फराहम करे उसे इस सर्विस के पैसे मिलने चाहिए। ईरान हमेशा से इस स्ट्रेट का, इस बहरे हुर्मुज़ का गार्डियन, मुहाफिज रहा है और हमेशा रहेगा। 20% तो यकीनन बहुत ज़्यादा है, हम मुनसिफाना होंगे। बेसिकली ये फप्ती को समझिए, ये पूरा बयान तंज है, तेज सियासी तंज है। अराग़ची ने क्या कहा कि पहला उसने कहा कि ट्रंप के अपने अल्फाज गार्डियन को इस्तेमाल किया, दूसरा उसने उल्टा कर ईरान पे इसको लगा दिया कि असल गार्डियन, असल मुहाफिज तो ईरान है, तीसरा उसने 20% को बहुत ज़्यादा कहकर रिजेक्ट किया और कहा कि हम मुनसिफाना काम करेंगे, हम इतने पैसे नहीं लेंगे। यानी उसने ट्रंप के दावे की हवा निकाल दी है बगैर लड़े, सिर्फ और सिर्फ तंज से। ये ईरान की तरफ से सॉफ्ट पावर का एक बड़ा बेहतरीन मुजाहरा था और इस बार ईरान ने एक ऐसा कदम भी उठाया है जो उससे पूरी जंग में अब तक नहीं उठाया। दोस्तों, ये है मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी ये। ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज, यानी अपने इत्तेहादी जो मुसल्लह गिरोह हैं, उनको एक्टिवेट किया। प्रॉक्सीज मैं बता चुका हूं पहले, वो गिरोह होते हैं जो किसी मुल्क की तरफ से उसके दुश्मन से लड़ते हैं, लेकिन उस मुल्क की अपनी फौज नहीं होती। जैसे ईरान के लिए यमन के हौथी या लबनान की हिजबुल्लाह, वो उसकी प्रॉक्सीज हैं। अब हुआ क्या, यमन की सऊदी हिमायत याफ्ता हुकूमत ने सना एयरपोर्ट पर हमला करके ईरान के महान एयर, ईरान की जो एक फ्लाइट, उनकी जो एक एयर सर्विस है महान एयर, उसके तैयारे को उतरने से रोक दिया जिसमें हौसी वफ्द सवार था। हौसियों ने इसे ईरान हौसी ताउन में रुकावट करार दिया और जवाब में सऊदी एयरपोर्ट्स अबहा और दीगार पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमला कर दिया। कहा यह जा रहा है कि इतना बड़ा हमला आज से पहले हौसियों ने सऊदी अरब की सरजमीन पर नहीं किया। अब जब भी ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव बढ़ा है, ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रोहों को एक्टिवेट करता है ताकि अमेरिका के इत्तेहादियों जैसे सऊदी अरेबिया पर दबाव बढ़े, ताकि कई महाज खुल जाएं और अमेरिका की फौज और सिफारती तवज्जो जो है वो बढ़ जाए। यानी ईरान अब सिर्फ अपनी सरजमीन से नहीं, पूरे खित्ते से अमेरिका पे दबाव डाल रहा है। लेकिन इसका जो एक दबाव है बराह रास्त, वो पाकिस्तान पर आएगा। मेरा खदशा है नाजरीन ये, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का डिफेंस मुआहदा है सऊदी अरब के साथ। तो क्या पाकिस्तान यमन के खिलाफ हथियार नहीं उठाएगा, या पाकिस्तानी फौज यमन के खिलाफ या यमनी हौसियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे या हथियार नहीं उठाएंगे? और अगर वैसा करते हैं तो वो बराह रास्त ईरान के मुकाबले में भी आ जाएंगे। तो बड़ा अजीब किस्म का एक ट्रायंगल है जो कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहा है और वो मुश्किल भी क्रिएट कर रहा है। अब दूसरा सवाल जो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी होगा कि असल नुकसान किसका हो रहा है इस जंग में, असल नुकसान कौन उठा रहा है? प्रोफेसर समी अल अराइन एक बहुत गहरा तजिया पेश करते हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ गल्फ में हो रहा है वो अमेरिका की फतह नहीं, बल्कि वॉशिंगटन की नाकाम पॉलिसी और इजराइल की शुरू की हुई एस्केलेशन का नतीजा है। और फिर वो एक एक करके नुक्ते गिनवाते। पहला, अमेरिका हवाई हमले कर सकता है, फिजाई बर्तरी रख सकता है, लेकिन ईरान इस तनाज़े का मरकज़ और गहराई है, उसे दूर से नहीं चलाया जा सकता। दूसरा, वो कहते हैं हुर्मुज़ दुनिया का 5वां हिस्सा तेल और गैस गुजारता है और ईरान उस पर कंट्रोल रखता है। ये कोई नारा नहीं है, ये हकीकत है। तीसरा, हर बार एस्केलेशन से, यानी जंग को बढ़ाने से अमेरिका के अखराजात बढ़ते हैं, खतरात पहले से ज़्यादा बढ़ जाते हैं और फ़ायदा कम होता है। चौथा, अमेरिका के अड्डे निशाना बन सकते हैं, इत्तेहादी बोझ बन सकते हैं और मार्केट अमेरिका की फायर पावर नहीं, ईरान की लीवरेज पर रिएक्ट करती है। और सबसे अहम जो समी कहते हैं, वो कहते हैं ईरान को अमेरिका को फौजी तौर पे हराने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ फतह से इनकार करना, यानी उसको अमेरिका को जीतने नहीं देना और गलबे की कीमत इतनी बढ़ा देनी है कि वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए। ये बड़ा गौर से समझने वाला नुक्ता है।
ईरान को जीतने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ अमेरिका को जीतने से रोकना। और जब एक सुपर पावर जीत ना पाए तो वो खुद ही हार जाती है। समी का आखिरी नुक्ता जो पूरी कहानी का निचोड़ है, वो कहते हैं सल्तनतें एक ही ज़र्ब से नहीं गिरती, बल्कि वो अपनी साख को खोकर, फौजी तौर पर फैल कर, अपनी एक्सपेंशन करके और माशी तौर पे थक कर गिरती। ये तनाज़ा अमेरिका को तीनों तरहों से बेनकाब कर रहा है। यानी अल अराइन के मुताबिक ये जंग अमेरिका की आलमी बर्तरी के जवाल को तेज कर रही है। तो दोस्तों, आज की पूरी तस्वीर आपके सामने वाज़ेह हो चुकी है। सीज़ फायर ख़त्म है, कतर जो है वो किनारे पे है, सिर्फ पाकिस्तान अमन के लिए इस वक्त कोशिश कर रहा है। ट्रंप पिक एक्स जैसे बड़े पहाड़ को निशाना बनाने की जो बात करता है, तो ये वाजे करता है, वो निशारा देता है कि खुदा न खास्ता हो सकता है एक महदूद दर्जे के न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और असल जारह कौन है वो मैं आपके सामने रख चुका हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जो कि यकीनन आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।